तो हमने पिछली क्लास में हमने क्या एंट्रोपी कर ली थी, रिवर्सिबल के लिए भी इरिवर्सिबल के लिए हमने सीख लिया था कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, रिवर्सिबल के केस में हमारा क्या होता है, रिवर्सिबल के केस में हमारा सिस्टम और सराउंडिंग की सेम होती है, बस नेगेटिव साइन होता है। तो हमने पिछली क्लास में सिस्टम रिवर्सिबल के लिए भी निकाल लिया था और इरिवर्सिबल के लिए भी निकाल लिया था। रिवर्सिबल में हमारा क्या आया था, टोटल क्या होता था, 0। ठीक है, सिस्टम का और सराउंडिंग का एक दूसरे का क्या होता था, नेगेटिव। ठीक है, इतना क्लियर था। ये मेरा क्या था, टोटल। ठीक है, और इरिवर्सिबल में मेरा क्या आया था, जो डेल्टा सिस्टम आया था वो क्या था, सेम इसकी तरह, और डेल्टा सराउंडिंग क्या आया था मेरा, माइनस क्यू इरिवर्सिबल बाई टी। देखो चाहे नोट्स में एक बार, यही था, एक बार देख लो। ये मैं एक बार इसलिए रिवाइज करवा रहा हूँ, आगे यूज होगा। इतनी बात क्लियर है, ये हो चुका है ना पिछली क्लास में, ये पिछली क्लास में हो चुका है। ठीक है, तो ये वाली चीज बस मैं रिवाइज करवा रहा था। हमारी जो आज काम की चीज है वो है एंट्रोपी कैलकुलेशन, एंट्रोपी कैलकुलेशन फॉर आइडियल गैस, एंट्रोपी कैलकुलेशन फॉर आइडियल गैस। अब हम क्या करेंगे, आइडियल गैस के लिए एंट्रोपी कैलकुलेशन सीखेंगे। बहुत सिंपल है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोबारा बोल रहा हूँ, इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अगर तुम्हारे एंट्रोपी में से क्वेश्चन आ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली इसी पार्ट से आएगा, तो इस बात को अच्छे से समझ लेना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है ये। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना ये वाली बात। हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, फ्लोट क्या बताता है, बोलना एक बार क्या होता है फ्लोट, मुझे क्या बताता है एक बार बता दो। जो मेरा डेल्टा यू है, ठीक है, डेल्टा यू की जगह मैं डी यू लिख सकता हूं, अगर स्मॉल चेंज की बात कर रहा हूं, बात तो एक ही है। ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, जब स्मॉल चेंज की बात करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगर मैं अब डी डब्ल्यू लिखूं तो क्या हो जाएगा, डी यू माइनस डी क्यू, यही होगा, बोलो हाँ या ना। ठीक है, या इनडायरेक्टली अभी छोड़ो, हम उसको लिख लेते हैं डी क्यू, डी क्यू क्या हो जाएगा मेरा, डी यू माइनस डी डब्ल्यू, बता दो हाँ या ना, यही हो सकता है। अब मुझे बता दो, हम डी क्यू को और कुछ लिख सकते हैं, याद करो, डी एस मेरे किसके इक्वल होता है, डी क्यू बाई टी के, तो मेरा डी क्यू क्या हो जाएगा, टी डी एस, बोलो यही होगा। तो मैं यहाँ टी डी एस लिख सकता हूँ। डी यू क्या होता है मेरा, एक एक फॉर्मूला है सबके, सिंपल सिंपल, क्या होता है डी यू किसके इक्वल होता है, एनसीवी डी टी के। भाई तुम तो बोल दो, रिवाइज भी कर चुके तुम, एनसीवी डी टी। ठीक है, और डी डब्ल्यू किसके इक्वल होता है, माइनस पीडीवी के, बोल दो भाई, लाज रख लो, अभी रिवाइज करवाया परसों। ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा, टी डी एस इज इक्वल टू एन सी वी डी टी प्लस पीडीवी, यही बनेगा। अगर मैं दोनों तरफ टी से डिवाइड कर दूं, दोबारा बोल रहा हूं, डेरिवेशन को याद नहीं रखना, दोनों तरफ अगर मैं टी से डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा मेरा, ये यहां से टी से डिवाइड किया, टी से टी कैंसिल। ठीक है, प्लस पी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एन आर टी बाई वी, और टी से डिवाइड तो करना ही है, तो ये मेरा टी से डिवाइड भी होगा। ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा, टी से टी कैंसिल, तो मेरा क्या बन जाएगा, डी एस इज इक्वल टू एन सी वी डी टी बाई टी प्लस एन आर डी वी बाई वी। अब मुझे बताओ, अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं, ये इंटीग्रेट, ये इंटीग्रेट, ये इंटीग्रेट, ठीक है, ये मेरा क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट फंक्शन क्या होता है, ठीक है, डेल्टा एस आ जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एनसीवी बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी क्या होता है, log टी। ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा, एल एन टी टू माइनस टी वन, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, लिमिट टी वन से टी टू लेके जाएंगे, इतना तो तुम्हें आ गया समझ। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, एन आर, यहाँ क्या आ जाएगा, log वी टू बाई वी वन। ठीक है, ये भी मेरी लिमिट क्या आती है, वी वन से वी टू। तो यहाँ पर मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, मेरा फॉर्मूला अराइज हो गया, ये मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, ये वाला। ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को मार्क कर लो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैं अभी 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा, वहां से याद ही हो जाएगा। ठीक है, तो याद करने की टेंशन ना लो, वो मैं करवा दूंगा। तुम्हें बस ये समझ आना चाहिए कि हम यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचे, बीच के पार्ट भूल जाओ चाहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये याद रहना चाहिए कि हम पहुंचे कैसे। बोलो इतनी बात क्लियर है, सबको क्लियर है, सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है। एन सीवी log टी टू बाई टी वन प्लस एन आर log वी टू बाई वी वन। मतलब क्या हो गया, जब मेरा सीवी आ जाएगा, ठीक है, ये सीवी, तो उसके साथ वी नहीं आएगा, टी वाली टर्म आएगी। ठीक है, जब मेरा सीवी नहीं आएगा, वहां पर वी वाली टर्म आएगी। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो याद ही हो जाएगा। ठीक है,
अब मुझे बता दो बॉयल्स लॉ मुझे क्या कहता है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। बॉयल्स लॉ मुझे क्या कहता है, ठीक है, बॉयल्स लॉ के बारे में मुझे बता दो। बॉयल्स लॉ मुझे कहता है P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, V2 बाई V1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, P1 बाई P2, ये तो हमने उसमें ही पढ़ा था आइसोथर्मल में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रिप्लेस कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे एक बात बताओ, अगर अब मैं यहाँ पर डेल्टा एस यहाँ पर P1 बाई P2 करता हूँ तो CV भी तो रिप्लेस होएगा ना, किससे, CP से। तो यहाँ पर मेरा क्या बन जाएगा, N CP log T2 बाई T1 प्लस NR क्या आ जाएगा, log P1 बाई P2। तो ये मेरा दूसरा फॉर्मूला बन गया, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझना एक बात को, ध्यान से समझना इस बात को। अगर वो मुझे एंट्रोपी फंक्शन ऑफ क्या दे रहा है, टेम्परेचर और प्रेशर, तो ये फॉर्मूला लगा देना। अगर वो मुझे एंट्रोपी दे रहा है फंक्शन ऑफ वॉल्यूम और टेम्परेचर, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। बोलो इतनी बात क्लियर है, बहुत आराम से बोल रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, फॉर्मूला को जितनी बार प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा, रट्टा मारने मत बैठना अलग से, बस इतना समझ लो कि आए कहां से। अगर तुमने वो समझ लिया तो तुम्हारा आधा काम तो वैसे ही हो जाएगा। क्लियर है, बोलो ठीक है। हाँ लिख लो, आराम से लिख लो, सारी बात क्लियर है ना, ये बता दो बस। इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए बोला क्योंकि इस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते हैं और बहुत सिंपल, वैल्यूज इतनी सिंपल होती है ऐसा लगता है तुम नीट और जेई का पेपर ही दे रहे, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं इस पर। तो इस पर अभी क्वेश्चंस भी कराऊंगा प्रीवियस ईयर के, तुम्हें पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। नीट में तो बहुत सिंपल आते हैं, मेंस में भी सिंपल ही आते हैं। मैक उसकी डेरिवेशन में नहीं गए, तुम खुद सोच के देखो। मेरा कांस्टेंट जब वॉल्यूम होता है, जब मेरा कांस्टेंट, जब मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ, तो वॉल्यूम जब मान के चलो, वॉल्यूम के साथ मेरा सीवी आता है और प्रेशर के साथ मेरा सीपी आता है। अभी तुम इतनी बात से समझ सकते हो, ठीक है। तो बस ये समझ लो हमारे चेंजेस क्या हुए इसमें और इसमें, और किस में हुए, इसमें और इसमें, इन दोनों फॉर्मूले में ये फर्क है। बच्चे ये तो चेंज कर देते हैं, ये करना भूल जाते हैं। इसकी डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखो वॉल्यूम के भाई कौन होता है, सीवी, प्रेशर का भाई कौन होता है, सीपी, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। जब नोट कर लो बता देना, जब नोट कर लो। आज हमारा थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो जाएगा, फटाफट इसको नोट कर लो। थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट होगा, फिर डायनेमिक्स खत्म। तेजस्विनी बोर्ड ब्लर है, आपके नेटवर्क में इशू है, यहाँ पर तो बिल्कुल क्लियर है। हाँ बुकलेट करना स्टार्ट कर दो, उससे पहले मैं डीपीपी दे दूंगा, वो कर लेना। मैंने शायद भेजी भी थी एक आधी डीपीपी, किया तुमने बुकलेट? अभी उसके अंदर ज्यादा क्वेश्चन थर्मोकेमिस्ट्री के हैं, तो अभी बुकलेट एक आधा दिन रुक जाओ, थोड़े बहुत जो क्वेश्चन थर्मोकेमिस्ट्री डायनेमिक्स के वो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें थर्मोकेमिस्ट्री के ज्यादा है, ठीक है। उसके आगे हमारे 3 लेक्चर और लगेंगे, बस हो जाएगा। महिमा एक डीपीपी भेजी थी मैंने, डीपीपी 1 मुझे याद है, भेजी थी ना, आपने देखा नहीं? हाँ वो कर लिया ना फर्स्ट, आज मैं और भेज दूंगा। इतना कर लिया, चलो आगे बढ़े, बताओ। इसी के अंदर मैं एक चीज करवा देता हूँ, यहीं पर ही करवा देता हूँ, तुम मुझे अपने आप बता देना। अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूं मेरी आइसोकोरिक प्रोसेस है, ठीक है, अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो मैं एंट्रोपी का फॉर्मूला कौन सा उठाऊंगा, पहले ये वाला जिसमें वॉल्यूम थी। अगर मेरी वॉल्यूम कांस्टेंट होगी तो ये टर्म जीरो, ठीक है। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू एनसीवी log T2 बाई T1। समझ गए इतनी बात, ठीक है। आइसोकोरिक में क्या हो जाएगा, समझ गए, ठीक है। यही अगर मैं आइसोबारिक कर दूं, यही मैं अगर आइसोबारिक कर दूं तो मेरा डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बताना क्या बनेगा। अब मैं जब प्रेशर की बात कर रहा हूं तो मैं इस फॉर्मूले को देखूंगा, तो उसमें मेरा कौन सी टर्म जीरो हो जाएगी, ये। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये वाला क्या बन जाएगा, एनसीपी log T2 बाई T1। अब अगर मैं तीसरा आइसोथर्मल कर दूं, अगर मैं तीसरा ले रहा हूं जिसमें मैं क्या कर रहा हूं, आइसोथर्मल, अब मैंने क्या कर दिया आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में कौन सी टर्म जीरो होगी। अब देखो टेम्परेचर तो इसमें भी आता है और इसमें भी आता है, तो हम क्या दोनों के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकता हूं मैं, आंसर दोनों से सेम आएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन आर log V2 बाई V1, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, एन आर log P1 बाई P2।
ठीक है, ये वाले 3 फॉर्मूले रट्टे नहीं मारने, इसके अंदर से ही आया है, क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से हम उसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये बोर्ड पूरा क्यों नहीं आ रहा? वैसे तो पूरा आता है, दिख रहा है ना? चलो कोई बात नहीं। अभी बताऊंगा कुलदीप, एडियाबैटिक का भी बताता हूँ। अभी एडियाबैटिक में दोनों आ जाएंगे, एडियाबैटिक में हम दोनों यूज करेंगे। ठीक है, एडियाबैटिक में हम दोनों यूज करेंगे, अभी आगे करवाऊंगा। लिखना चाहते हो तो लिख लो, एडियाबैटिक में पूरा फॉर्मूला आ जाएगा, दोनों में से कोई भी यूज करो। ठीक है, आंसर तो सेम ही आना। अगर वो क्वेश्चन में प्रेशर दे रहा तो ये वाला कर लो, वॉल्यूम दे रहा तो ऊपर वाला कर लेना। ठीक है, आगे बढ़े। नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया? क्वेश्चन दो एक दो कैसे तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए। तो क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट डेल्टा एस ऑफ आइडियल गैस when it's 2 mole expands isothermally from 20 atm to 2 atm। सबसे पहले तो इसमें ये पहचान लो कि उन्होंने हमसे हमें दिया क्या है। सबसे पहले हमें क्या देखना है, उसने आइसोथर्मल दिया। अगर आइसोथर्मल है तो समझ रहे हो। और दूसरी बात, एक और बात ध्यान से सुन लो, चाहे मेरा रिवर्सिबल सिस्टम हो चाहे मेरा इरिवर्सिबल सिस्टम हो, मैंने तुम्हें कल भी बताया था डेल्टा सिस्टम तो दोनों में सेम ही आएगा। तो डेल्टा सिस्टम जो आएगा, मतलब आइडियल गैस हमारा सिस्टम ही है, तो वो तो सेम ही आएगा दोनों में। ये मैंने कल बात बता दी थी, तो ध्यान से समझना। एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये जो दोनों फॉर्मुलेज है ना, दोनों फॉर्मुलेज ये रिवर्सिबल पे भी लगा सकते हैं और इरिवर्सिबल पे भी। क्यों हमें पता है? क्योंकि दोनों का आंसर तो सेम ही आना है, तो चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल, दोनों में लग सकता है। इसको नोट कर लेना। ठीक है, रिवर्सिबल भी ऐसा दिख नहीं रहा ना इधर, ये मैंने लिखा है रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल। ठीक है, स्लैश रिवर्सिबल स्लैश इरिवर्सिबल, इसको ऐड कर लेना उसमें। लो क्वेश्चन देख लो। अब मेरा क्या आइसोथर्मल है और डेल्टा एस निकालना है सिस्टम का। ठीक है, तो ये मेरा सिस्टम का, अगर मुझे डेल्टा एस निकालना है, यहाँ पर मेरा सिस्टम है कौन? आइडियल गैस। ठीक है, अगर मेरी आइडियल गैस यहाँ पर सिस्टम है, तो एक बात बताओ, आइसोथर्मल में मेरा डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या था? आइसोथर्मल में डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या था, देख के बताओ। क्या था? देखो, दो फॉर्मूले थे, NR log V2/V1 या NR log P1/P2। अब क्वेश्चन में हमें वैल्यूज किसकी दी हुई है? प्रेशर की। तो मैं ये वाला फॉर्मूला तो यूज नहीं कर सकता, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर लूंगा? ये वाला। तो बस निकाल लो, N की वैल्यू क्या है? 2। ठीक है, R की वैल्यू कैलोरीज में हम पुट कर लेते हैं, 2 होती है। ठीक है, तो मैं 2 इंटू, ठीक है, लोग क्या है? P1 क्या है? 20/2, तो ये कितना बन जाएगा? 10। ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा? 4 log 10। ठीक है, log 10 की वैल्यू ये ना सोच लेना 1 होती है, वो LOG log 10 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 2.3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरी आंसर क्या आ जाएगा इसको? 4 इंटू 2.3 कैलोरीज। समझिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में तुम्हारे बहुत आते हैं। समझ गए? बोलो, कर लिया? नोट कर लो, फिर बताता हूँ आगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे ताकि क्लियरिटी आए कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। हाँ कुलदीप, यस, वो तो दिख ही रहा है। अगर log 10 1 होता है तो ln 10 क्या होएगा? यही तो होगा, 2.3 इंटू log 10। log 10 1 होता है, 2.3 हो गया बस। ठीक है,
रब कर दूं? चलो कर दूं बेटा, रब बता दो एक बार, सब बता दो। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर है। 5 moles of an ideal gas expands isobarically so that its temperature increases from 27 डिग्री सेल्सियस टू 127 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मुझे क्या निकालना है? कैलकुलेट डेल्टा एस सिस्टम, मतलब हमें निकालना क्या है? कैलकुलेट एंट्रोपी ऑफ आइडियल गैस बोल लो या डेल्टा एस सिस्टम बोल लो, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, ध्यान रखना कि जो मेरी आइडियल गैस है वो मोनो एटॉमिक में मान के चल रहा हूँ। ठीक है, मान लो मेरी मोनो एटॉमिक है। ठीक है, मैंने दे दिया तुम्हें मोनो एटॉमिक गैस है, इसको सोल्व कर दो, तुम आंसर दोगे मुझे। ठीक है, मैं तुम्हें log 4 मैं वैल्यू दे देता हूँ एक। ठीक है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ log 4/3 की वैल्यू दे रहा हूँ, वो है मेरी 0.28। ठीक है, ये मेरा गिवन है, तुम्हारा पेपर में भी ऐसे गिवन होगी। हो गया? कर दो यार सोल्व, फटाफट कर दो। ये तुम्हारा देखते हैं क्या आते हैं, कैलोरीज में निकाल देना। 7 आ जाएगा। ठीक है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मेरी आइसोबारिक है तो आइसोबारिक में क्या फॉर्मूला होता था? बताओ क्या होता था? डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या है? एनसीपी log क्या था? T2/T1। तो बस वैल्यूज पुट कर दो। 5 सीपी की वैल्यू क्या होगी? 5R/2। ठीक है, मोनोएटॉमिक है। ठीक है, इंटू log क्या हो जाएगा? 400/300। ठीक है, तो मैं 2 से R काट सकता हूँ, R की वैल्यू भी 2 होती है, तो क्या बन गया ये? 25 इंटू log 4/3। log 4/3 मैंने दे दिया। ठीक है, 0.28। तो मेरा आंसर क्या बन गया? मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 कैलोरीज। ठीक है, इसका यूनिट होती है 7 कैलोरीज पर केल्विन। ठीक है, इसकी यूनिट होती है एंट्रोपी। समझ के देखो कितने सिंपल क्वेश्चन है, आराम से तुम एग्जाम में कर सकते हो, बस गलती मत करना। बोलो। किसी के लिए भी आगे बढ़े, बता दो। कर लिया? सबने? रब कर दूं? रब क्या मतलब आगे बढ़ूं? देखो अब ध्यान से देखना, अब मैं एक चार्ट बना रहा हूं। ठीक है, चार्ट बना रहा हूं, वो सब चार्ट बना लेंगे, उसके बेसिस पर हम एंट्रोपी का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आधी चीजें तो रिपीट ही होंगी, ठीक है, कुछ चीजें नहीं भी होंगी, तो वो ध्यान से देखना। ठीक है, सबसे ऊपर यहाँ पर लिख दो रिवर्सिबल। ठीक है, और इधर लिख दो इरिवर्सिबल। हम दोनों का एक ही चार्ट में बना लेंगे ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन आए हम आराम से कर सके। ठीक है, रिवर्सिबल के अंदर यहाँ पर लिख देना डेल्टा एस सिस्टम और यहाँ डेल्टा एस सराउंडिंग। ठीक है, ताकि तुम्हारे लिए सिंप्लीफाई हो जाए चीजें। यहाँ डेल्टा एस सिस्टम, यहाँ डेल्टा एस सराउंडिंग। ठीक है, इसको थोड़ा सा कलरफुल कर देते हैं। ये मेरा क्या बन जाएगा? अब ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ दिख नहीं रहा ना साइड में, थोड़ा इसको इधर कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहली बात है मेरी आइसोकोरिक। ठीक है, आइसोकोरिक उधर दिख नहीं रहा, थोड़ा मैंने इधर लिख दिया, दिख रहा है ना अब? तो आइसोकोरिक। मुझे बता दो आइसोकोरिक में डेल्टा सिस्टम क्या होता है, जल्दी देख के बता दो।
आइसोकोरिक में क्या होता है, क्या होता है? तो क्या हो जाएगा, NCV log T2/T1, बोलो हाँ या ना। ठीक है, डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होगा, जस्ट उसका नेगेटिव, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट यही लिख देता हूँ माइनस ऑफ डेल्टा एस सिस्टम, ताकि तुम्हें दिख जाए। ठीक है, मतलब समझ आ जाए कि बस नेगेटिव साइन करना है। इरिवर्सिबल में क्या होगा, सेम, हमने पढ़ रखा है सेम होगा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेम। ठीक है, मतलब सेम मतलब ऐसे लिख देता हूँ, डेल्टा एस सिस्टम जो रिवर्सिबल का था वैसा का वैसा हो जाएगा। ठीक है, ताकि हम बार बार लिखेंगे तो अब हमें पता चल जाएगा कि यही वाला लिखना है। डेल्टा एस सराउंडिंग पर बात आती है कि इरिवर्सिबल में वो क्या होगा। ठीक है, मैं तुम्हें फॉर्मूला क्या लिखवाया था, माइनस क्यू इरिवर्सिबल बाय टी सराउंडिंग। अब मुझे बता दो, अगर मैं फर्स्ट लो पर जाऊं, ध्यान से समझना बात। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अभी रब कर दूंगा। फर्स्ट लो मुझे क्या कहता है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यही कहते हैं। अगर मेरा आइसोकोरिक प्रोसेस है तो ये 0 हो जाएगा, होगा। तो मेरा डेल्टा यू किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू के। तो मैं यहाँ पर क्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा यू। तो मेरा क्या बन जाएगा, तो मेरा आइसोकोरिक में फॉर्मूला बन गया। ये रट्टा नहीं मारना, दिमाग से करोगे तो आराम से तुम वहां पर सोल्व कर सकते हो। बाकी नीट और मेंस में ये वाला पोर्शन में से क्वेश्चन नहीं आते, उसमें क्वेश्चन आते हैं इसमें से और इसके मैक्सिमम। लेकिन है तो बहुत सिंपल सा, हमने कर ही लिया। ठीक है, एडवांस में तो आते ही आते हैं, तो ध्यान रखना, नीट वाले भी सिलेबस में तो होता ही है, लेकिन वो सिंपली इस पे क्वेश्चन देता है। लेकिन हमें सिंपल सी बात हमने सीख भी ली तो कर लेंगे। हाँ, आइसोकोरिक है, सबके लिए अलग करेंगे ना। ठीक है, अगला मान लो मेरा आइसोबारिक हो गया। आइसोबारिक में फॉर्मूला क्या होगा इसका बता दो, अब अपने मुंह से बोलो ताकि तुम्हें याद हो, अपने नोटबुक में सब लिख दो। क्या हो जाएगा, NCP log T2/T1, यही है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सेम। ठीक है, बिल्कुल सेम। ये क्या हो जाएगा, ये सेम इसके जैसा। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। यहां पर अब सोचो यहाँ क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस क्यू रिवर्सिबल बाय टी सराउंडिंग। क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ बता दो, एट कांस्टेंट प्रेशर पर मेरा क्यू किसके इक्वल होता है, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर किसके इक्वल होता है, लाइन से याद आ रहा होगा। हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर किसके इक्वल होता है, याद करो। हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, हम क्यूवी को किसके इक्वल लिखते थे, डेल्टा यू। भाई भूल कर रहे हो, तो क्यूपी को किसके इक्वल लिखेंगे, डेल्टा एच। बहुत बढ़िया भाई, भूलो मत, ऐसे बोलते जाओगे फिर मेरा डिटेल में पढ़ाने का फायदा ही नहीं। ठीक है, फिर मैं ऐसे फिर रट्टा मरवा दूंगा। ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा, माइनस डेल्टा एच बाय टी सराउंडिंग। सिंपल सी बात है, क्यू हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर मेरा क्या होता है, डेल्टा एच ही तो होता है, भूल क्यों रहे हो। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, इसलिए मैं चार्ट में बनवा रहा हूँ ताकि तुम सब में फर्क कर पाओ। ठीक है, तीसरा मेरा आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में मेरा क्या आया था, ठीक है, आइसोथर्मल में मेरा क्या आया था बोलो, NR log V2/V1 या NR log P1/P2। ठीक है, ये मेरा क्या आ जाएगा, सेम। ये मेरा क्या आ जाएगा, सेम। ठीक है, ये तो मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। फर्स्ट लो पे जाओ, फर्स्ट लो पे से पूछ के आओ, फर्स्ट लो मुझे क्या कहता है, फर्स्ट लो से पूछते हैं हम। फर्स्ट लो क्या कहता है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। आइसोथर्मल में ये होता है 0। ठीक है, आइसोथर्मल में डेल्टा यू 0 होता है, तो मेरा क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू के। तो मेरा माइनस क्यू किसके इक्वल हो गया, डब्ल्यू के। ठीक है, अब मैं माइनस क्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ, डब्ल्यू। ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा, क्यू इरिवर्सिबल बाय, ध्यान रखना नीचे यहाँ टेम्परेचर और सराउंडिंग आएगा, क्योंकि हम मैं सराउंडिंग की बात कर रहे हैं। सिंपल सी चीज है, अपना दिमाग लगाओगे तो तुमको कुछ रट्टा भी नहीं मारना पड़ेगा, बस अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ठीक है, तो ध्यान रखना, मैं इसमें से इंपॉर्टेंट भी बता दूंगा लास्ट में। ठीक है, फोर्थ मेरा क्या, एडियाबैटिक, मैंने अभी बताया था, एडियाबैटिक भी बताऊंगा, उसकी बारी भी आ गई। ध्यान से सुनना, एडियाबैटिक जो होता है मेरा, होता क्या वैसे, डीएस का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, dq/t होता है। अगर dq ही 0 होगा तो ds क्या होगा, ठीक है, 0। तो मेरा ये क्या हो जाएगा, 0। अगर ये 0 है तो ये भी 0 होगा। ठीक है, लेकिन तुम्हें अच्छे से पता है डेल्टा सिस्टम इरिवर्सिबल वाला थोड़ा अलग तरीके से चलता है। ठीक है, हम उसका इमेजिनरी मानते हैं, तो उसका थोड़ा सा फॉर्मूला अलग हो जाता है। ठीक है, वो फॉर्मूला मेरा क्या बन जाता है, पूरे वाला, याद है, पूरा का पूरा।
वो क्या था मेरा, एन सी वी log T2 एन सी वी log T2 by T1 प्लस एन आर क्या था, log V2 by V1। अब तक तो याद भी हो जाना चाहिए। और क्या लिख सकता हूं मैं इसकी जगह, एन सी पी log T2 by T1 प्लस एन आर log P1 by P2। मतलब क्या हो गया, इरिवर्सिबल केस में इसका थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, एंड में बता दूंगा कौन सा फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, पक्के वाला। ठीक है, और ये वाला मेरा इसमें भी, ये भी 0 ही होगा। ठीक है, मतलब बस एक में चेंज आएगा और बाकी सब में, इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस समझ लो कि एडियाबैटिक में ये तो 0 होंगे ही होंगे, रिवर्सिबल तो तुमसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, इतना समझ गए, नोट कर लिया, कर रहे हो ना साथ साथ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, एक बच गया बस। ठीक है, एक बच गया। अब मेरा जो लास्ट बचा है वो क्या है, मेरा फ्री एक्सपेंशन। मुझे बता दो रिवर्सिबल में क्या कभी फ्री एक्सपेंशन हो सकता है? मैं तुम्हें पिछली क्लास में बताया था, फ्री एक्सपेंशन हमेशा इरिवर्सिबल ही होता है। मैंने बताया था फ्री एक्सपेंशन रिवर्सिबल में हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि फ्री एक्सपेंशन होता ही है सडनली, तो अगर सडनली होता है तो वो रिवर्सिबल में तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, वहां पर बात होती है। अब एक बात बताओ, जो मेरा एडियाबैटिक प्रोसेस थी, एडियाबैटिक के लिए यहाँ पर डेल्टा एस क्या है, ये दोनों आए। और मुझे बता दो मेरा जो फ्री एक्सपेंशन होता है वो एडियाबैटिक और आइसोथर्मल इकट्ठे होते हैं, मैंने बताया था। अगर आइसोथर्मल है तो वो एडियाबैटिक भी होगा, एडियाबैटिक है तो आइसोथर्मल भी होगा। ठीक है, याद है सबको? ठीक है, अगर वो मेरा एडियाबैटिक और आइसोथर्मल साथ साथ है तो एडियाबैटिक के हिसाब से यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ये वाला ही फॉर्मूला होता है एडियाबैटिक का। लेकिन आइसोथर्मल भी हो गया, अगर आइसोथर्मल हो गया तो कौन सी टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली और ये वाली। मैं ये कह रहा था, ये सब नोट कर लिया। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ तुम्हें याद कौन सा रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाले बता देता हूँ, क्योंकि सारे तुम याद रखने नहीं वाले, निकम्मे हो। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो तो मेरे हैं ये 3 जो पिंक से मार्क कर रहा हूँ, इधर तुम्हें कभी नहीं भूलने। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे है ये। ठीक है, उसके बाद ये तो नीट और जेई सब में आने ही आने हैं। ठीक है, उसके बाद रिवर्सिबल का ये भी ध्यान होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस लिख रहा हूं मैं, ये मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस हो गई, ये सेकंड, और बाकी ये वाली सारे थर्ड प्रेफरेंस है। ठीक है, ये मेरी सारी थर्ड प्रेफरेंस। मतलब क्या हो गया इस ऑर्डर में, मतलब जो सबसे पहले तो ये याद रखना है, फिर ये याद तो सारे ही रखने हैं, फिर भी मैंने बता दिया इंपॉर्टेंट कौन है सबसे ज्यादा। ठीक है, ये वाले तो बीच वाले तो सेम ही है, इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं। नमन एडियाबैटिक वाले में कंफ्यूज मत हो, बस इतना ध्यान रखो रिवर्सिबल वाले में 0 0 ही होता है, इरिवर्सिबल में मेरा क्या होता है, लोचा तो होता ही, हमने देख लिया था इमेजिनरी पाथ से जाते हैं, तो वहां पर उस लोचे की वजह से मुझे ये मिल जाता है पूरा। ठीक है, पूरा का पूरा। उसके अंदर मैं डिटेल में भी जा नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ही मैथमेटिकल हो जाएगा और तुम्हारे ऊपर से जाएगा, तो तुम्हारे सिलेबस में इतना होता नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन करें अगला, अगला क्वेश्चन कर लें। ठीक है, चलो अगली हेडिंग डालो, एंट्रोपी कैलकुलेशन। फॉर रिवर्सिबल हीटिंग और कूलिंग हो, बहुत सिंपल है ये फॉर्मूला, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। तुम मुझे बताओ, जब हम हीट करते हैं सॉलिड लिक्विड को, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, वो तो पत्थर है या लिक्विड है वो तो हिलता नहीं। भाई मैं तो अपना प्रेशर क्या रखूंगा, कांस्टेंट। अगर उसका कांस्टेंट प्रेशर है तो तुम मुझे बता दो एट कांस्टेंट प्रेशर ही अगर ये प्रोसेस हो रही है, तो तुम मुझे बता दो डीएस का फॉर्मूला मेरा क्या होता था, डी क्यू बाई टी, पहले सिंपल लिखते हैं। ठीक है, यही होता था। ठीक है, इसका इंटीग्रेट अगर मैं करूंगा, ठीक है, ये मेरा रिवर्सिबल ही जा रहा था, ऑब्वियस सी बात है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा डेल्टा एस, ये क्या बन जाएगा मेरा क्यू बाई टी। क्यू को मैं अगर कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहा हूँ, ठीक है, क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा एच, अभी तो हमने बात की थी। ठीक है, डेल्टा एच बाई टी। ठीक है, उससे बेटर है हम इसको सिंप्लीफाइड मैनर में लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा मेरा, डायरेक्टली देता हूं मैं, एन सी पी डी टी बाई टी। ऑब्वियस सी बात है, डेल्टा एच को तो मैं सी पी डी टी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया डेल्टा एच का,
इसको मैं इसलिए नीचे वाला रब कर रहा हूँ। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी पी डी टी बाई टी। ठीक है, अगर ये मेरा कांस्टेंट हो गया तो मेरा वही फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एन सी पी log T2 बाई T1, मतलब कि वही फॉर्मूला बन गया जो आइसोबारिक के लिए था। समझ गए? तो वही फॉर्मूला है जो आइसोबारिक में था, क्योंकि वो कांस्टेंट प्रेशर पर ही हम हमेशा हीटिंग या कूलिंग करते हैं। तो मेरे फॉर्मूला में कोई फर्क नहीं आया, बस एक हमने नई चीज पढ़ ली कि सॉलिड और लिक्विड में कैसे डील करना है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, ध्यान से सुनना। सॉलिड्स और लिक्विड में ऐसा भी हो सकता है कि सीपी क्या हो, डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, मैंने बता रखा है, फिर वो इंटीग्रेशन में ही रह जाएगा। ठीक है, फिर हम इंटीग्रेशन के साथ करेंगे, अभी हमने क्या माना है, वो इंडिपेंडेंट है, इसलिए बाहर रख दिया। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालो, एंट्रोपी कैलकुलेशन, एंट्रोपी कैलकुलेशन फॉर फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, मैं सॉलिड से लिक्विड में कूदूंगा, लिक्विड से गैस, मतलब एक दूसरे का फेज चेंज करता रहूंगा। तो मैं कितने टाइप से कर सकता हूँ, ध्यान से समझना। सबसे पहला तो मेरा क्या होगा, फ्यूजन। फ्यूजन में हम क्या करते हैं, सॉलिड से किस में जाते हैं, लिक्विड में, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, दूसरा मेरा क्या होता है, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है, जब मैं किससे किस में जाता हूँ, लिक्विड टू गैस। ठीक है, तीसरा क्या हो गया, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड से गैस, ये बीच में साइन का मतलब रिवर्सिबल चलता रहता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम वाला, क्योंकि रिवर्सिबल होता है नहीं। ठीक है, और जो लास्ट है मेरा, वो क्या होता है, ध्यान से समझना, जो हम एलोट्रोपिक ट्रांजिशंस होती है, एलोट्रोपिक ट्रांजिशन। एलोट्रोप्स कौन होते हैं, जैसे डायमंड और ग्रेफाइट एक दूसरे के वो एलोट्रोप्स है। ठीक है, हम एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट करते हैं, तो भी एक तरह से वो फेज में ही मानते हैं, तो क्या बन जाएगा, एलोट्रोपिक ट्रांजिशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर भी काफी क्वेश्चन आते हैं, है क्वेश्चन सिंपल सा फॉर्मूला। ठीक है, तो तुम्हें अच्छे से पता है फेज ट्रांसफॉर्मेशन में प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट। तो फॉर्मूला कैसा बन जाएगा, जो भी पीछे किया था। ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा इसके केस में, अगर मैं निकालना चाहूं, डेल्टा एस क्या हो जाएगा, डेल्टा एच फ्यूजन बाय टेम्परेचर, किस पर होता है मेरा, मेल्टिंग पॉइंट पर। समझ रहे हो, तो ये मेरा फ्यूजन का डिवाइड बाय उसका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, फॉर्मूला वही रहा, यहां पर मेरा क्या आ जाएगा, डेल्टा एस, डेल्टा एच वेपराइजेशन, और वेपराइजेशन किस टेम्परेचर पर होता है, बोलो किस पे होता है, बॉइलिंग पॉइंट पर। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पर होता है। सब्लिमेशन का बता दो, ये सब सिस्टम की बात हो रही है। डेल्टा एच सब्लिमेशन, ठीक है, कौन से पर होता है, टी सब्लिमेशन, जिस पॉइंट पर सब्लिमेशन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर मेरा डेल्टा एस क्या हो जाएगा, इसलिए मैं टेबुलर फॉर्म में बनवा रहा हूं ताकि तुम उनको मिला सको। ठीक है, ट्रांजिशन बाय टी, कौन से टेम्परेचर पे वो ट्रांजिशन हो रहा है वो तुम्हें गिवन होगा, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरे चार फॉर्मुलेज है, इनको चार फॉर्मूला ना मानो, है तो एक ही फॉर्मूला, पिछला भी एक था, उससे पिछला भी एक था, मतलब बस अलग अलग वैरायटी है, कौन से में कौन सा फॉर्मूला लगना ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, ये वैल्यू भी गिवन होगी, ये भी तुम्हें करना तो कुछ भी नहीं है तो सिंपल सी चीज। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि तुम्हें थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए, जो पेपर में बहुत बार आ चुका है। क्वेश्चन लिखो, हाँ इसको नोट कर लो, पहले इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, मतलब इसको ध्यान से समझना। डेल्टा एच वेपराइजेशन मुझे गिवन है 85 जूल पर केल्विन पर मोल, मतलब ये मेरे को पर मोल के लिए गिवन है, तो यहाँ पर मोल लगा दिया। ठीक है, मैंने क्या लिया, 117 ग्राम बेंजीन ली। ठीक है, जो कि वेपराइज करती है, वेपराइजेस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मुझे डेल्टा एच सराउंडिंग निकालना है, मुझे क्या निकालना है, डेल्टा एच सराउंडिंग। 1 मिनट का टाइम देता हूं, अगर कोई कर सकता है तो कर दो, जिसने कर दिया मतलब समझ जाओ भाई तुम्हारी बल्ले बल्ले, बस ध्यान से पढ़ना।
बेटा क्वेश्चन है मेरे को डेल्टा एस वेपराइजेशन गिवन है 85 जूल पर केल्विन पर मोल, मैंने क्या लिया 117 ग्राम बेंजीन ली जो कि वेपराइज हो रही है उसके बॉइलिंग पॉइंट पर, ठीक है। मुझे क्या डेल्टा एस सराउंडिंग निकालना, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, लेकिन फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं है। चलो ले लो, हाँ तुम मोल्स निकाल ले लो। C6H6, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुझे क्या गिवन है डेल्टा एस वेपराइजेशन, बेंजीन का गिवन है ये। अब मुझे बताओ सबसे पहले मुझे पहचानना क्या था, मुझे बता दो। अगर वो बॉइलिंग पॉइंट पे वेपराइज हो रहा है तो उसका मतलब क्या हो गया, ऑब्वियस सी बात है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। बॉइलिंग को अभी मैंने जब कन्वर्ट कर रहा था फेस ट्रांसफॉर्मेशन वो किस पर हो रही थी, रिवर्सिबली। अगर रिवर्सिबल ही है तो तुम्हें अच्छे से पता है रिवर्सिबल में मेरा जो डेल्टा एस टोटल होता है वो क्या होता है, 0, ठीक है। तो मेरा जो डेल्टा एस सिस्टम होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल्टा एस सराउंडिंग। अब तुम्हें ये गिवन है कि मेरा डेल्टा एस वेपराइजेशन है 85 जूल पर केल्विन पर मोल, मतलब एक मोल के लिए डेल्टा एस वेपराइजेशन इतना है, और ये इनडायरेक्टली किसका गिवन है, सिस्टम का, ठीक है। लेकिन ये एक मोल के लिए डिफाइन है, ये मेरे कितना मोल है 1.5 मोल्स निकाला होगा तुमने, ठीक है। मतलब कि 117 ग्राम में मेरे इतने मोल्स होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इनकी डेल्टा एस क्या आ जाएगा, एक मोल के लिए 85, तो 1.5 के लिए कितना हो जाएगा 85 इंटू 1.5 क्या आ जाएगा, जूल पर केल्विन। समझ रहे हो, एक मोल के लिए तो गिवन ही थी, मेरा ये निकल गया। बस मुझे इसमें हिंट क्या दिया था, उसने बॉइलिंग पॉइंट पे वेपराइज हो रहा है, तो मुझे वहां से पहचानना था ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर पहचान लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरा जो डेल्टा सराउंडिंग आएगा बस साइन बदल देना इसका, इसका जो भी साइन आएगा मेरा जो डेल्टा सराउंडिंग क्या हो जाएगा, ठीक है, माइनस ऑफ 85 इंटू 1.5। बस हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। आंसर तुम्हारा सामने आ गया, डेल्टा एस तो गिवन ही था, बस यहाँ पर ये जो हिंट था उसको समझना था, इसलिए क्वेश्चन करवाया, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना था, बस माइनस साइन लगा देना था और 1.5 मोल के लिए निकाल देना था। समझ गए, नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, दोबारा बोल रहा हूँ। अगर पेपर में थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं जितना अभी तक हमने किया उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे एंट्रोपी से आते हैं, जो आज हमने सारा किया ना उसी में से ही आते हैं। फर्स्ट लॉ वगैरह पर डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन ये है ना, ये एक तरह से आगे यूज होता है, तो इस वजह से इसी पे देते हैं ताकि तुम्हारे दोनों चेक हो जाए। नोट हो जाए बता देना, कर लिया, ठीक है। चलो अगला लिखो, एंट्रोपी कैलकुलेशन फॉर अ केमिकल रिएक्शन, ये एंट्रोपी कैलकुलेशन फॉर अ रिएक्शन, एंट्रोपी कैलकुलेशन फॉर अ रिएक्शन बहुत सिंपल सी सीधी सी चीज है। फॉर्मूला थोड़ा अटपटा सा होता है, ठीक है, लेकिन है सिंपल। मान लो मेरी एक रिएक्शन है A इंटू ए, या मैं इसको A भी नहीं लिखता, मैं N से लिखता हूँ, ठीक है, N1 इंटू ए प्लस N2 इंटू बी, ठीक है, गिविंग N3 इंटू सी प्लस N4 इंटू डी। मान लो ये है मेरा, ठीक है। अगर मुझे इस रिएक्शन के लिए एंट्रोपी निकालनी है तो मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, डेल्टा एस और पैर में लगा दूंगा आर, आर मतलब रिएक्शन, मतलब एंट्रोपी चेंज फॉर अ रिएक्शन। वो क्या होता है मेरा सबमिशन ऑफ, ठीक है, सबमिशन ऑफ मेरी क्या आएगी, सबसे पहले बाहर आएगी स्टोइकियोमेट्री, ठीक है, प्रोडक्ट की स्टोइकियोमेट्री, उसको उसकी एंट्रोपी से, मोलर मतलब क्या होता है जब हम एक मोल के लिए डिफाइन करते हैं, ठीक है, उसकी एंट्रोपी से मल्टीप्लाई करेंगे, किसकी, प्रोडक्ट की, ठीक है, और उनका ऐड करते जाएंगे, अभी समझाऊंगा, माइनस समीशन ऑफ एन आर, ठीक है, इनटू एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स। इसका मतलब समझाता हूं, यहां पर मतलब क्या है मेरा, पहले देख लो मुझे यहां पर क्या करना है, प्रोडक्ट मेरे ये है तो मुझे N3 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, जो मेरी एंट्रोपी होगी किसकी, C की, ठीक है, प्लस N4 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो एंट्रोपी उसकी 4D की होगी, ठीक है, फिर माइनस किससे कर देंगे N1 इंटू एंट्रोपी किसकी A की प्लस N2 एंट्रोपी किसकी बी की। मतलब मोलर की बात होती है, तो मैं बस मोलर लगा नहीं रहा, समझाने के लिए देसी भाषा में मैं क्या बोल सकता हूँ, ये बोल सकता हूँ मुझे कुछ नहीं करना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट एंट्रोपी कर देनी है, लेकिन स्टोइकियोमेट्री से मल्टीप्लाई करते हुए, ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है।
तुम्हें सारी वैल्यूज गिवन होगी, वो तुम्हें इसकी वैल्यू भी देगा, उसको उसके स्टोइकियोमेट्री से मल्टीप्लाई करना, इसकी भी देगा, मल्टीप्लाई करना, माइनस कर देना, जो मेरी रिएक्टेंट की हो जाएगी। सब गिवन होगा, तुम्हें कुछ नहीं करना, सब गिवन होगा, बस वैल्यूज पुट करनी है। एक बात का ध्यान देना, हमने ना एक होता है ना कि अगर जैसे मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि हम कुछ एज्यूम करके चलते हैं कि ये मेरा रेफरेंस है, होता है ना, रेफरेंस तो लेके चलना पड़ता है कि आज से ये 1 kg है, या आज से 1 लीटर है, आज से ये 1 मीटर है, हम करते हैं। हाँ बैलेंस्ड होनी चाहिए बेटा, रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए, वो तो ऑब्वियस सी बात है, बैलेंस्ड रिएक्शन होनी चाहिए। तो मेरा यहाँ रेफरेंस होता है, एक रेफरेंस, हम एज्यूम क्या करते हैं, जो मेरी मोलर एंट्रोपी है ना, मोलर एंट्रोपी, मोलर मतलब 1 मोल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, और अगर मैं नोट लगा देता हूँ उसका मतलब है स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, समझ रहे हो, इसका मतलब है मोलर मतलब 1 मोल की एंट्रोपी, नोट का मतलब है स्टैंडर्ड कंडीशंस पर, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स, ठीक है। जो H+ की होगी, ठीक है, किस फॉर्म में होता है H+, एक्वस फॉर्म में, ठीक है, वो मेरी 0 होती है, हमने मान रखा है, इतना यूज नहीं होगी ये चीज, लेकिन पता होनी चाहिए कि H+ के एंट्रोपी क्या मान के चलते हैं, 0, एक्वस वाले की। हमने ये अज्यूम करके रखा हुआ है ताकि हम बाकियों की निकाल सके, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।